एकनाथ शिंदेंनी फक्त मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीसाठी महाराष्ट्राचे उद्योग संपवले. 8 जागा घेऊन शिवसेना पक्ष संपवला. अख्खी मुंबई अदानीच्या ताब्यात दिली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं नाव घ्यायची एकनाथ शिंदेंची लायकी नाही. छत्रपती कधी दिल्लीसमोर झुकले नाही. या उलट छत्रपतींनी दिल्लीश्वरांना नाचवलं होतं. शिंदेंसारखं दिल्लीत जाऊन मान खाली करून मुजरे घालत नव्हते. अशा शब्दात पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी शिंदेंच्या गद्दारीचं वर्णन केलं. एकनाथ शिंदे कोणासाठी काम करतात, गुजरात की महाराष्ट्र, ते कमेंट करून सांगा. देशभक्तांनो, घाबरू नका. अब की बार 400 सोडा. आता बीजेपी 130 पार होणार नाही. टीव्ही न्यूजच्या सर्व्हेवर विश्वास ठेवू नका, कारण 400 पार हा जुमला फक्त अंधभक्तांसाठी आहे. भावना गवळीने राखी बांधली, तिला वाटलं तिकीट मिळेल. इथं एकनाथ शिंदेच्या पोराला मिळाना. तुझी अगरबत्ती कुठे लावतेस? एकनाथ शिंदे को पूछना चाहिए कि क्या आपकी औकात है क्या महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज दिल्ली के तख्त को ललकार के आए थे. छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीते जी दिल्ली को नचाया था. ये सत्ता के लिए इतने भूखे हो गए कि पमेरियन बन के दिल्ली में की जाके पूछ लाते हैं और अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कहते हैं. और उससे ज्यादा शर्म हमें आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ढो रहे हैं इनको. प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा, इतने तेज मत भागिए प्रधानमंत्री जी. आप तेज भाग रहे हैं, आपके पीछे विकास भाग रहा है, लोग पीछे छूट गए. लोगों को वो विकास ही नहीं दिख रहा है, ना आप लोगों के हाथ आ रहे हो. लेकिन देवेंद्र फडणवीस को भी मालूम नहीं था कि वो अपने आप को चालाक समझते, लेकिन उनके भी बाप गुजरात वहां बैठा हुआ है. मी येणार म्हणत होते सारखे. त्यांना हे माहित नव्हतं की ते लंगडत येणार. गुजरातियों ने उनसे बड़ा गेम करवाया, उनसे सरकार गिरवाई, और जब मुख्यमंत्री बनना था तो उप मुख्यमंत्री बना के औकात दिखा दी. मेरा राम उस मंदिर में है ही नहीं यदि मेरे छोटी बच्चियां वहां पुलिस के डंडे खा रही है. मेरा राम वहां नहीं हो सकता. अब की बार 300 पार, अब की बार 700 पार, ये वार क्राई है. अब की बार 130 पार के लाले पड़े हैं. राजनीतिक दल आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन किसी ने भी सरकार को अपने बाप की बपोती नहीं समझी. लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे पागलों के हाथ में ये सत्ता सौंपी गई है कि आज देश इस मुकाम पे पहुंचा है कि फिर से वही लड़ाई लड़ने के लिए हमें सब इकट्ठा होना पड़ रहा है. जो लड़ाई महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, आगरकर जैसे तमाम लोगों ने लड़ी और अंग्रेज जिसके सूरज अस्त नहीं होता था उन्हें उखाड़ के फेंक दिया, क्या आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं? अब की बार 370 पार. इसके पीछे की मनीषा समझिए आप. 370 इसलिए चाहिए कि फिर आपके पास 2/3 मतदान होगा, और जब 2/3 मतदान होगा ये पागल सांड खुला छूटेगा. ये हर एक को 145 करोड़ लोगों को रोनता हुआ जाएगा. ये सामने दिख रहा है कि ये संकट सामने दरवाजे पे आके खड़ा हुआ है, और इसके बाद भी लोग जगने को तैयार नहीं. तो फिर लगता है कि अब गांव-गांव जाके लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारी ताकत क्या है. हमारे देश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो जब देश 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लिया तो मात्र 54 लाख करोड़ का कर्जा था. आज देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है. कितने गुना कर्जा बढ़ गया ये आप देखिए. मैंने कई विदेश के अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ा. जब भी कोई सरकार बॉन्ड लेती है तो वो 5 साल का प्रोजेक्शन रहता है. 1 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल का बॉन्ड सरकार तब लेती है जब सरकार आर्थिक कुचक्र में फंसी हुई रहती है कि नहीं, इसको निकलने में हमको थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए 12 साल के लिए कर्जा लेती है. आपको आश्चर्य होगा 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 साल के लिए बॉन्ड लिखे हैं. 2073 में जो सरकार होगी वो सरकार का जो मुखिया होगा, प्रधानमंत्री, वो कोसेगा कि कौन महामूर्ख था जिसने इतना कर्जा लेके रखा है. आज मेरी नानी याद आ रही मुझे कर्जा चुकाने में. जब मैं कहता हूं कि हम लंका होने के कागार पे हैं तो लोग हंसते हैं, बोले आप डराते हो. कहां से लंका होंगे? फला कंपनी कहती है कि हम आगे हैं, फला कंपनी कहती है हम आगे हैं, पहला सर्वे कहता है कि हम बड़े प्रोस्पेक्टिव हैं. अरे वेस्टर्न ब्लॉक तो कहेगा कि आपकी इकोनॉमी सुधर रही है, क्योंकि उनको इंडिया में आना है. 143 करोड़ का कंज्यूमर बेल्ट, इतना बड़ा कंज्यूमर ग्राहक कहीं नहीं मिलेगा उनको. तो हर लोग कहते हैं कि भाई आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है, हमको आने दो आपके यहां. वो तो अपने इकोनॉमी पे कब्जा करने के लिए आपको ये बताते हैं. लेकिन आपको ये पता है कि पिछले बार जो बजट हुआ
उसमें से 50% ऊपर जितनी कमाई थी सरकार की वो सब ब्याज और कर्जे में देने को पड़ गई है। और मेरा दावा है 2027-28 का जो बजट होगा उसमें जितनी इनकम होगी पूरा का पूरा ब्याज और मुद्दल चुकाने में चला जाएगा और हमारे पास टोटल 100% डिफिसिट होगा। और फिर हम कहेंगे कि विकास की गाथा हो रही है। पुलवामा जो हुआ वो किया गया या करवाया गया, ये प्रश्न चिन्ह वहां के गवर्नर छोड़ के जाते हैं और उसका जवाब देने में सरकार शर्मसार है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके बताते हैं अपने 56 इंच सीने से ये झूठ बोल रहे हैं गवर्नर? क्यों नहीं? अमित शाह स्टेटमेंट देते हैं, इतने दिनों के बाद क्यों बोला? अरे सही बोला या गलत बोला ये तो बता। जो अपने राजनीतिक हवस के लिए सैनिकों की शहादत भी देते हो, ऐसे को राजनीतिज्ञ नहीं, इनको नराधम कहा जाता है। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और इनके साथ लड़ने के लिए एकजुट होना जरूरी है। रावण, मैं हमेशा कहता हूं, रावण ने सीता का हरण साधु के भेष में किया था। फिर एक बार रावण आ गया है जटा बढ़ा के, फिर रावण आ गया है दाढ़ी बढ़ा के, फिर रावण राम का नाम लेते हुए आया है। फिर से एक बार सीता का हरण मत होने दीजिए, क्योंकि यहां सीता लोकतंत्र है। आज अस्मिता की बात करते हैं, महाराष्ट्र की भूमि पे बैठे हैं सर हम। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते एकनाथ शिंदे आते हैं। एकनाथ शिंदे को पूछना चाहिए कि क्या आपकी औकात है क्या महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज दिल्ली के तख्त को ललकार के आए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीते जी दिल्ली को नचाया था। संभाजी महाराज ने अपनी शहादत दी, लेकिन दिल्ली के तख्त के सामने पूंछ नहीं हिलाई और आखिर दिल्ली का तख्त गड़ गया महाराष्ट्र के भूमि पर। यह है महाराष्ट्र की ताकत। ये सत्ता के लिए इतने भूखे हो गए कि पमेरियन बन के दिल्ली में की जाके पूंछ हिलाते हैं और अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, और उससे ज्यादा शर्म हमें आनी चाहिए क्योंकि हम लोग ढो रहे हैं इनको। गलती इनकी नहीं। यदि इनको स्वाभिमान का नपुंसकत्व है इनके में, द इंपोर्टेंट पीपल, इंटीग्रिटी इंपोर्टेंसी आई है, यदि ये आई है तो इनको लाया किसने है सामने? आपने और हमने लाया है। ये मंगल ग्रह से तो नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रायश्चित्त करने का समय है। इंसान गलती करता है, गलतियां हुई तो उसका प्रायश्चित्त करिए। मैं शरद पवार जी के विचारधारा से बहुत प्रभावित नहीं रहता, लेकिन जब अजित पवार कहते कि शरद पवार आपने भी तो पार्टी के साथ दगा किया था, शरद पवार ने कांग्रेस के साथ दगा किया तो दिल्ली को ललकारते हुए किया था। उन्होंने दिल्ली के तख्त को ललकारा था, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को ललकारा था। वो ललकारने वाला चाहिए। क्या अजित पवार को आज जरूरत पड़ गई कि एक जिसके ऊपर तड़ीपार का आरोप था, ऐसे नेता के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं? स्वाभिमान खुद भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सबसे भ्रष्ट कहा। आप जब सत्ता में थे तो लगातार आपके खिलाफ आंदोलन होते रहे, भ्रष्टतम पार्टी कहा। उसके बाद आपके पास जाते हैं और इसी पूना में आदरणीय गृह मंत्री कहते हैं कि दादा आप पहले क्यों नहीं आए? तो दिल्ली में कईयों ने मुझे पूछा, पत्रकारों ने, कि इसके मायने क्या है? ये दादा पहले क्यों आए? ऐसा नहीं। मैंने बोला मुझे कुछ समझ तो नहीं रहा है, लेकिन मेरी थोड़ी समझ से मुझे इतना जरूर समझा है कि गुजरात में एक मधेपुरा बैंक कांड हुआ था। उसमें 1600 करोड़ रुपए का गबन हुआ था, भ्रष्टाचार घोटाला, और उसके डायरेक्टर आदरणीय अमित शाह जी थे। तो अमित शाह दादा को शायद ये बोल रहे होंगे कि दादा पहले क्यों नहीं आए? आप तो 70,000 करोड़ वाले हैं, हम 1600 करोड़ वाले हैं। आप आते तो शायद हम 80,000 करोड़ तक का भी खेल कर सकते थे। तो ये फैकल्टी, ये गुरु को ढूंढ रहे हैं कि बड़ा गुरु घंटाल कौन मिलेगा ताकि हमें रास्ता दिखाए सहकारिता में कैसा भ्रष्टाचार किया जाए। इसलिए इनको गले लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मतलब झूठ बोलने के लिए, मतलब मैं तो हमेशा कहता हूं 2014 से यदि मुंह खोलते हैं
हमारे प्रधानमंत्री तो झूठ बोलने के लिए, उनके मुंह में सच्चाई कभी नहीं आती। लेकिन एक बार गलती से सर सच्चा बोल गए वो बात, और उस दिन मैंने कहा प्रोग्राम में कि मोदी जी ने आज पहली बार जीवन में सच्चा बोला, सच्चाई सामने आई, इसलिए मैं मोदी जी को आज सैल्यूट करता हूं। मुझे तो लगा कि मेरे जीवन काल में पता नहीं मोदी जी सच बोलेंगे भी नहीं। और उन्होंने वो सच्चाई का किस्सा सुनाया कि जब मैं रेलवे में जाता था और रेलवे में अनरिजर्व कंपार्टमेंट में जाता था तो जगह नहीं मिलती थी बैठने को, तो मैं लोगों को बताता था कि मुझे हाथ देखना आता है, और लोग तुरंत मुझे अपने पास बिठा के अपना हाथ दिखाते थे, और मैं उनको वही कुछ कुछ बताते रहता था कि ऐसा है, ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, क्योंकि वो तो मुझे भी नहीं आता था, वो कह रहे थे। लेकिन मैं ऐसा ही झूठ बोल के अपनी जगह सिक्योर कर लेता था। तो मैंने बोला, पहली बार उन्होंने ये एग्री किया कि वो झूठ बोल के जगह ले रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में इस बात को रेखांकित किया कि जो आप मेरा अभी का रूप देख रहे हो उसका बेस वो है। अब मैं बड़े झांसे देने लगा हूं, अब मुझे रिजर्वेशन की जगह नहीं, मुझे दिल्ली का तख्त चाहिए, और इसके लिए 143 करोड़ लोगों के हाथ एट अ टाइम देखने वाला ये पंडित निकला है बाहर। जैसा रामदेव बाबा लाखों लोगों को योग सिखाता है टीवी से, वैसे सबके हाथ दिखाता है। ये अपने भाषण में बताता है कि 1000 साल बाद देश कहां होगा, 1947 के बाद देश कहां होगा। मैं तो भाग रहा हूं, देश का विकास मेरे साथ भाग रहा है। प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा, इतने तेज मत भागिए प्रधानमंत्री जी, आप तेज भाग रहे हैं, आपके पीछे विकास भाग रहा है, लोग पीछे छूट गए, लोगों को वो विकास ही नहीं दिख रहा है, ना आप लोगों के हाथ आ रहे हो, क्योंकि आप तो मन की बात करके निकल जाते हो, जन की बात सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है। लगातार मतलब ये समझ में नहीं आता कि आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं, भ्रष्टाचारों को गले लगाते हैं। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ो, खूब बोलो, और जितने भ्रष्टाचारी है वो जैसे ही अपने पास आते हैं कबल ब्रांड साबुन से उसको निलाओ, साफ सुथरा करो और अपने गोद में बिठा लो। अजित पवार ये अभी लेटेस्ट है, इसके पहले हेमंत विश्व शर्मा से यदि आप शुरू करें तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि रात निकल जाएगी, नाम गिनाते रहूँगा। तो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई क्यों है? आपके भ्रष्टाचारी चल जाते हैं तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ रुकेगा? और जब ये बोल रहे थे कि मैं भ्रष्टाचार, और इनके चेहरे पे हमको भी लगता था चलो मोदी की नीतियाँ गलत हो सकती है, मोदी जी एक धर्म के विशेष के लिए बहुत काम करते हैं, एक धर्म से नफरत करते, कुछ भी आप आरोप लगाओ, लेकिन एक लगता था कम से कम एट कोर आदमी ईमानदार है, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने इनके शरीर के ऊपर से एक एक वस्त्र उतार के नग्न मार्केट में खड़ा कर दिया है। ये बार बार कहते हैं कि मैं पाक साफ हूं, मेरे पीछे है ही कौन? मेरा सवाल है, जब तुम्हारे पीछे कुछ है ही नहीं तो फिर इतनी हवस क्यों? ये सवाल भी मैं मोदी जी को पूछता हूं। जब आपका परिवार आपके साथ नहीं है, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, आपके भतीजे कोई आपके साथ नहीं है, आप कहते हो कि 143 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तो फिर 143 करोड़ में अपने ही परिवार का जेब कोई काटता है क्या? कौन बाप रात को जाके अपने बेटे के पर्स से पैसे चुराता है? और यदि ऐसा करता होगा तो वो बाप साइकिक प्रॉब्लम है, उसको मानसिक तज्ञ की उपचार करना बहुत जरूरी है। ये कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? क्योंकि आपको चुनाव में पैसा देना है, आपको 50 खो के एकदम ओके करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को भी मालूम नहीं था कि वो अपने आप को चालाक समझते, लेकिन उनके भी बाप गुजरात वहाँ बैठा हुआ है। मी येणार मी येणार मी येणार म्हणत होते सारखे, त्यांना हे माहीत नव्हतं की ते लंगडत लंगडत येणार। गुजरातियों ने उनसे बड़ा गेम करवाया, उनसे सरकार गिरवाई, और जब मुख्यमंत्री बनना था तो उप मुख्यमंत्री बना के औकात दिखा दी। और फिर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज होती तो वो कहते कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं पार्टी का काम करूंगा। लेकिन आत्मसम्मान और वर्तमान में भाजपा, इसका कोई लेना देना नहीं। कैरेक्टर और भाजपा, इसका कोई लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार की लड़ाई और भाजपा, इसका कोई लेना देना नहीं। व्याभिचार दाय नेम भाजपा, क्योंकि भाजपा का व्याभिचार से कोई लेना देना नहीं।
और ये कैरेक्टर पार्टी का इसलिए बना, पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरे वाली ये पार्टी इतनी नीचे गिर गई है कि अब संघ को भी चिंता हो रही है कि ये पार्टी अब जाएगी कहां। सर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि संघ भी डर रहा है कि 2024 में 370 पार आ गया तो ये हम पे भी रिसीवर बिठा देगा और बोलेगा तुम सही संघ नहीं हो, अब मैं संघ चलाऊंगा। क्योंकि एक विकृत मानसिकता के साथ सोच बढ़ा है। कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं कह सकता कि मैं मंत्री हूं, कोई बीजेपी शासित राज्य का मुख्यमंत्री नहीं कह सकता कि मैं मुख्यमंत्री हूं। जैसा वो राय साहब जो चंपत राय है, उन्होंने कह दिया कि मैं तो मोदी जी को विष्णु का रूप में देखता हूं, तब से विष्णु जी मैंने मोदी जी ने उनकी बात बहुत सही मानी और अपने आप को विष्णु मानने लगे। तो जब भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के अवतार में गीता बता रहे थे तो सब कुछ बताने के बाद भी अर्जुन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो फिर वो श्री कृष्ण अपने आप को बताते कि मैं क्या हूँ, मैं पेड़ों में पीपल हूँ, जानवरों में शेर हूँ, मनुष्य में अर्जुन हूँ। वो अपनी व्याख्या करते हैं। वैसे मोदी जी ने व्याख्या करना शुरू कर दी, मैं महाराष्ट्र में एकनाथ हूँ, मैं मध्य प्रदेश में यादव हूँ, मैं राजस्थान में शर्मा हूँ, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में राजनाथ हूं, मैं हूं। एक जगह नहीं बोल पा रहे हैं, वो है गृह मंत्रालय। वो जब भी गले पे आती है कि गृह मंत्रालय में अमित हूं, तब अमित भाई ऐसे देखते हैं, सारों उठे नहीं हो तुम, हाँ इधर नहीं आना। तो कुल मिलाकर कम से कम महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं यदि हो सकता है मैं अतिशयोक्ति में बोल रहा हूँ, मुझे कांग्रेस पे विश्वास नहीं है, कांग्रेस पार्टी पे ही मुझे विश्वास ही नहीं है कि वो ये लड़ाई लड़ पाएगी। वो बाय डिफॉल्ट गेनर बनना चाहती है। तुम लड़ाई लड़ो, यदि मोदी जी हार गए तो हमारी विजय है, लेकिन मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो अभी लड़ाई का जो मुख्य है वो है क्षेत्रीय पार्टियां। मुझे ममता बनर्जी से बहुत आशा है, मुझे अखिलेश से आशा है, मुझे तेजस्वी से आशा है, मुझे उद्धव से आशा है, शरद पवार से, स्टैलिन से, इन लोगों से आशा है कि ये कम से कम अपने, और महाराष्ट्र 48 सीटों का प्रदेश है, मैं बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र 2024 तय करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, महाराष्ट्र में यदि 30 सीटों का गड्ढा हो गया तो आपने लड़ाई जीत ली। खिलाड़ी हमारी कुश्ती की अपनी इज्जत लूट चुकी है, इसकी गुहार लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करना चाहती थी। एफआईआर दर्ज करने के लिए यदि सर्वोच्च न्यायालय का साथ लेना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्गति इस देश में महिलाओं की हो नहीं सकती। किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप? किस आधी आबादी की बात करते हैं आप? इस हॉल में बैठी हुई कोई महिला, उसको 100 किलो तोला तो सोना भी दे दो, लेकिन उसकी बेटी की इज्जत पे आंच आएगी तो 100 किलो सोना फेंक के अपने बेटी की इज्जत बचाने के लिए रणांगण पे उतर आएगी। ये वो देश है। आप बोलते हो महिला सशक्तिकरण, उन लड़कियों को आपके पुलिस ने जूतों से रोंदा है क्योंकि एक गुंडे के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करना चाहती है, और वो गुंडा आपका सांसद है तो 1-2 सीटें आपको जितवाता है उत्तर प्रदेश में। झूठ बोलते हैं जब मैं बोलते हैं कि मेरा देश पूरा मेरा परिवार है। इसका कोई परिवार नहीं है, ये सिर्फ खुद ही अपना परिवार है। इसको उद्योगपति अपने फैंसी ड्रीम्स करने के लिए चाहिए, इसको अपने पत्रकार भाट चाहिए, अपने चरण भाट जो रोज इसकी भटेती करे, इसके कसीदे गाए। इसे अपने पार्टी में वो तमाम नेता चाहिए जो नीचे मुंडी करके आंख बंद करके बैठे। इसे विपक्ष तो चाहिए ही नहीं। और उसके बाद ये कहता है कि महिलाओं के लिए मेरी माँ बर्तन मांजती थी, तो अरे तुम्हारी माँ बर्तन मांजती थी तो तुम उस गरीबी का बदला बाकी लोगों के बच्चों से क्यों ले रहे हो? हर एक के माँ बाप ने कोई करोड़पति बन के नहीं आया। और फिर झूठ बोलते हो कि हमने देश बहुत प्रगतिशील है, मंगलयान भेजा, रामलला आ गए हैं,
अरे बाबा रामलला आ गए तो आ गए, आगे क्या? रामलला के लिए तो लोग डोनेशन दे रहे, वो तो 56 भोग खाएगा। लेकिन रामलला के वहां जो दिए लगते हैं, 85 लाख दिए और 80 लाख दिए और 90 लाख दिए का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हो, वो दिया बुझने के बाद उस दिए से तेल लेने के लिए छोटी छोटी बच्चियां पुलिस के डंडे खाती है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए राम के मंदिर में जाने के पहले। मेरा राम उस मंदिर में है ही नहीं यदि मेरे छोटी बच्चियां वहां पुलिस के डंडे खा रही है। मेरा राम वहां नहीं हो सकता। मेरा राम तो शबरी के बेर खाता है, मेरा राम केवट की धन्यवाद देता है। मेरा राम रईस को चोचले नहीं पालता। सर्वोच्च न्यायालय ने जब बॉन्ड पे बात करी तो प्रधानमंत्री कह गए कि सुदामा आता है श्री कृष्ण को मिलने और पोटली में से कुछ निकाल के देता है तो सर्वोच्च न्यायालय को तकलीफ है। अरे भाई क्या सुदामा है तुम्हारे? ये कौन से चावल ला रहे हैं? क्या डायमंड के बना के ला रहे हैं क्या? एक एक चावल 1400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए। और यदि ऐसे सुदामा इस देश में हैं तो फिर हमारी और अपनी जगह कहाँ है दादा? ढूंढे आध्यात्म में ढूंढो को सुदामा से भी गरीब कोई था क्या? क्योंकि हमें यही मालूम था कि सुदामा सबसे गरीब ब्राह्मण था। यदि सबसे गरीब ब्राह्मण अब्जोपति है तो फिर मैं और आप कहां, मतलब हमारी जगह कहां है? हम पाताल में जाएं? बेशरम, सब बेच के खाया है। और ये वस्तु स्थिति आपको बतानी है लोगों के सामने। मैं बार बार बोलता हूं, आप तो, हमने तो जिंदगी जी ली है, हम चले जाएंगे तो आने वाले श्राद्ध के दिन हमारे पोते हमारे फोटो को जूते से नहीं मारे, इसीलिए ये करना पड़ रहा है। कोई कौवे का इंतजार नहीं करेगा, कोई घास नहीं डालेगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि तब तक आप जिंदगी नरक बना चुके होंगे इस देश में। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई राजनीतिक दल ठीक है, लेकिन ऐसे मर्द को चुनाव जिताइए कि जो आंखों में आके डाल के पूछे कि ये गलत है या सही है, बता। वहां जाके पूछ हिलाते हुए होयबा होयबा बोलने वाले लोग नहीं चाहिए। और यदि ऐसे सांसद भेजोगे तो ये आपका अपमान है। नपुंसकों को आगे भेजोगे तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव है। और फिर आप में भी पौरुषत्व कहाँ से आएगा यदि आपके नेता ऐसे हो तो? इसलिए ये यज्ञ है। 2000 के चुनाव, 2024 के चुनाव, ये चुनाव मात्र नहीं, ये देश की एक दिशा देने वाली तय होगी। और यदि ये देश उस गर्त में चला जाएगा तो फिर 100 साल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, 100 साल लड़ाई लड़ने के बाद आपको फिर एक नए सूरज के इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या भारत भूमि पे 100 साल का कोई अभिशाप है? मुगल आ गए 100 साल चले गए, अंग्रेज आ गए 100 साल चलेंगे, और ये फैसिस्ट लोग आएंगे, धर्मांध लोग आएंगे और ये 100 साल राज करेंगे। देश बचेगा नहीं। ये देश को बचाना है। हमने और आपने क्या खोया होगा, लेकिन जिन लोगों ने खोया वो ऊपर बैठे हैं। एक दिन हमको भी ऊपर जाना है, जवाब तो देना है। वहाँ कम से कम नज़र में नज़र तो मिला सकते हैं कि हाँ, हमने जितना हो सका उतना तो किया। तो आप डरो मत। अब की बार 300 पार, अब की बार 700 पार, ये वार क्राई है। चेहरे पे वो ताकत नहीं है। अब की बार 130 पार के लाले पड़े हैं। 270 के आंकड़े पे पहुंचने में मुश्किल हो रही है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए। आप टेलीविज़न के सर्वे पे, लोगों के भाषणों पे, इन पे मत जाइए। तो ये नारा जोश देने के लिए होता है। तो ये 370 पार और 300 पार जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए है, मतदाताओं के लिए नहीं है। मतदाताओं के लिए ये आर पार की लड़ाई है। और मतदाताओं को इस बार प्रजातंत्र को पार करना है। मतदाताओं को ये देखना है कि इस बार ये रावण सीता को लेके लंका ना पहुंचे। ये कलयुग के जटायु है, हम सीता को उतार के वापस लाएंगे, इस विश्वास के साथ। और आपसे गुजारिश है की ये विचार आप पहुंचाइए, लोगों तक बोलिए। अनाथांच्या नाथाने अनाथ केले यांना आतापर्यंत 7 खेळाडू हिंदुत्वासाठी बाद झाले आहे। कृपाल तुमाने, गजानन कीर्तीकर, हेमंत पाटील, भावना गवळी, हेमंत गोडसे, धैर्यशील माने, राजेंद्र गावित। प्रश्न, 12 पैकी 7 गेले, मग 40 गद्दारपैकी किती जाणार? उत्तर असं आहे
टक्केवारीनुसार पाहिलं, खासदार 12 वजा 58.4% एकूण 7 खासदार, तर 40 गद्दार वजा 58.4% एकूण 16 गद्दार. बाकीचे 24 गद्दार शेती करायला नाहीतर पानटपरी अन रिक्षा आहेच. शेखर काकडे म्हणतात, लागली ना पनवती, बांधशील का राखी परत, आणि म्हणून 12 पैकी 7 घरी बसवले. डायरेक्ट 7-12 काढला. 33 देश दखल घेतील.